जय शिव शंभू। मैं एस्ट्रो देवेश ज्योतिष चर्चा में आज आपसे ज्योतिष विषय में मंगलिक दोष के विषय में बात करूंगा। सबसे पहले हम मंगलिक दोष के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मंगलिक दोष से लोग घबरा जाते हैं, जैसे जिनकी कुंडली मंगलिक दोष है या जिन माता पिता के बच्चों की कुंडली में मंगलिक दोष है, वो थोड़े से बेचैन हो जाते हैं कि भाई मंगलिक दोष है। इसके क्योंकि इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं मंगलिक दोष के बारे में कि थोड़ा सा जातक उसमें घबरा जाता है या जातक के माता पिता घबरा जाते हैं। सबसे पहली बात, मंगल देव का कुंडली में बहुत अहम स्थान होता है, क्योंकि हमारे साहस, हमारी वीरता, हमारी हिम्मत के कारक हैं मंगल देव। यदि वे अस्तों या 0 डिग्री के हों तो काफ़ी कमी आ जाती है कुंडली में, कुंडली के फलित में। हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, और हमारे चिकित्सक यानी डॉक्टर जो हमारी सेवा करते हैं उनकी कुंडली में भी मंगल की बहुत अहम भूमिका होती है। अर्थात कुंडली के फलित में मंगल ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं मंगली दोष के बारे में। कुंडली में जब भी मंगल प्रथम, लगन से बात कर रहा हूँ मैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होगा तो मंगलिक दोष कहलाता है, यानी जातक मंगलिक कहलाता है। इसका विचार लगन के अलावा चंद्र लगन से भी करना चाहिए। अर्थात चंद्रमा कुंडली में जिस भाव में बैठे हो वहाँ से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल होगा तो जातक मंगलिक कहलाएगा। चंद्र लगन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि फलित के लिए जन्म लगन और चंद्र लगन दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहूँगा कि भाव कहते किसे हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों को तो यह भी नहीं मालूम होता कि कुंडली में पहला भाव या 8वां भाव या चतुर्थ भाव किसे कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी जन्म कुंडली में एक टेवा बना होता है। इस टेवे में ये 12 खाने होते हैं। 12 खाने कहिए, 12 भाव कहिए, 12 राशियाँ, 12 भाव। ये पहला भाव होता है जिसे हम लगन कहते हैं, प्रथम भाव। इसमें अंक लिखे होते हैं राशियों के हिसाब से, जैसी भी राशि वैसे अंक लिखे होते हैं। 12 राशियाँ, 12 अंक। अब ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12 भाव हो गए। प्रथम भाव, इसको हम लगन कहते हैं। अगर इसमें 6 अंक लिखा हो, 5 अंक लिखा हो, 6 अंक, इसमें अंक अलग अलग आपकी जन्म समय के अनुसार आते हैं। राशियाँ जन्म समय के अनुसार ही आती हैं। अब मान लीजिए इसमें 6 अंक लिखा है तो लगन हो गई कन्या। अब इसके बाद बात करते हैं चंद्र राशि की। मान लीजिए यहाँ 12 अंक लिखे हैं और यहाँ चंद्रमा विराजमान है, तो आपकी जन्म राशि हो गई मीन। अर्थात इस टेबल में आपकी जन्म लगन हुई कन्या और जन्म राशि हुई मीन। समझ में आ गया? मैं आपसे ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कभी आगे किसी विषय में चर्चा करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आपकी जन्म लगन या आपके बच्चों की जन्म लगन क्या है और जन्म राशि क्या है। इससे थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी और समय भी बचेगा। अब आते हैं मंगलिक दोष में। भाव तो आप समझ ही गए हैं सारे। अब इसके हिसाब से आपको पता लग गया ना कि मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होगा तो जातक मंगलिक कहलाएगा। अब बात करते हैं हम मंगलिक दोष के बारे में कि मंगलिक दोष के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। इससे पहले की बात आपको समझ में आ गई है मेरी बात कि क्या जन्म लगन है और क्या जन्म राशि है। अब कई लोग, कई विद्वान मानते हैं कि
जन्म कुंडली में 28 साल की आयु के बाद मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन मेरी राय यहाँ थोड़ी सी भिन्न है। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी जो राय है, मेरा जो अपना अध्ययन है, मैंने जो पत्रियाँ देखी हैं, मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि मंगलिक दोष कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो 28 वर्ष की आयु, चाहे वो कोई भी आयु। जो दोष कुंडली में बनते हैं, जो भी योग कुंडलियाँ बनते हैं, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है, वो कुंडली में कभी कैंसिल नहीं होते, क्योंकि कुंडली में जैसे भी ग्रह, जैसे भी योग बनते हैं, वो हमारे सब पूर्व कर्मों के अनुसार बनते हैं। पूर्व कर्म या पूर्व पुण्य या पूर्व ऋण, इसके बारे में फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, नहीं तो ये विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मेरा अपना अध्ययन कहता है, जो भी मैंने अब तक कुंडलियाँ देखी है, मेरा अपना अध्ययन कहता है कि मंगलिक दोष कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, कई ग्रह की युति या कई ग्रह की दृष्टि से इस योग की अशुभता में थोड़ी कमी आ जाती है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में आपसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने स्वयं अध्ययन किया, कई कुंडलियों में महसूस भी किया है कि 28 वर्ष की आयु, जब लोग कहते हैं कि स्वतः मंगल दोष समाप्त हो जाता है, ये 28 वर्ष की आयु होती है। 28 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु होती है जिसमें जातक की बचपन अवस्था वो पार कर चुका होता है, किशोर अवस्था वो पार कर चुका होता है, जवानी की भी शुरुआत की अवस्था वो पार कर चुका होता है। अब जातक में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, वो समझदार हो जाता है, उसको अपने आचरण पे कंट्रोल आ जाता है, अपने गुस्से पे, अपने आवेग पे उससे कंट्रोल करना आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस उम्र के अंदर मंगल दोष का प्रभाव थोड़ा कम हो गया, या जातक को अपने व्यवहार पे कंट्रोल करना आ गया, और ये जातक की आयु में जातक इतना मैच्योर हो जाता है कि वो उसे अपने वैवाहिक जीवन को समझने, उसे परिपूर्ण रूप से चलाने की भी अच्छी समझ आ जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि 28 साल की आयु के बाद मंगलिक दोष में थोड़ी सी अशुभ प्रभावों में कमी आ गई, लेकिन मंगलिक दोष समाप्त नहीं हुआ। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जय शिव शंभू। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। कई लोग ये भी कहते हैं कि आंशिक मंगली है, पूर्ण मंगली नहीं है, आंशिक मंगली है। अब ये आंशिक मंगली भी मेरी राय यहाँ थोड़ी सी भिन्न हो जाती है कि कुंडली में या तो मंगल होगा या मंगल दोष नहीं होगा, या तो योग होंगे या योग नहीं होंगे, या तो शुभ योग होंगे या शुभ योग नहीं होंगे। तो इसमें आंशिक का मतलब समझ नहीं आया कि आंशिक योग है, आंशिक अशुभ योग है, आंशिक शुभ योग है, नहीं। या तो मंगलिक है या मंगलिक नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ ग्रहों की युति या दृष्टि से इसके अशुभ प्रभावों में कमी निश्चित है, जिसे हम मंगलिक दोष परिहार कहते हैं। इसके विषय में आपसे आगे चर्चा करूंगा। जब भी मेरे पास कोई माता पिता अपने बच्चों की जन्म पत्रियाँ लेके आते हैं और उन्हें पता लगता है कि उनके बच्चे की पत्री में मंगल दोष है, वो थोड़े से घबरा से जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है उनका, आचार्य जी क्या आप मुझे अपने बच्चों के लिए मंगली की जातक तलाशना होगा? ऐसा नहीं है। यदि जन्म पत्री में मंगल दोष बनता है तो कई योग ऐसे भी बनते हैं जिससे मंगल दोष के अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है, और जिसे हम मंगल दोष परिहार कहते हैं। आइए अब इनके बारे में बात करते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल अस्त है, वक्री है, 0 डिग्री का है, चतुर्थ भाव में उच्च राशि का है और सप्तम भाव में स्वराशि का है। ध्यान दीजिएगा, केवल चतुर्थ भाव में उच्च राशि का और सप्तम भाव में स्वराशि का। स्वराशि मंगल की स्वराशि होती है मेष और वृश्चिक। यदि इन राशियों का है तो मंगल दोष के अशुभ प्रभावों में थोड़ी कमी आ जाती है। यदि सप्तम भाव में
स्वराशि का यदि अष्टम भाव में, माफ़ी चाहूँगा, यदि अष्टम भाव में स्वराशि का मंगल हो तो भी मांगलिक दोष की अशुभता में कमी आ जाती है। यदि जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति सबके गुरु हैं, ग्रहों के भी गुरु हैं, ये केंद्र भाव में बैठे हैं। केंद्र भाव यानी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, यदि इसमें गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष के अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि लगन में बैठे एक अच्छे गुरु कुंडली में बन रहे लाखों दोषों को दूर कर देता है। यदि मंगल जन्म कुंडली में मंगल शनि के साथ है या शनि से दृष्ट है तो भी मंगल की अशुभता में कमी आ जाती है। यदि जन्म कुंडली में मंगल राहु के साथ हैं तो भी मंगलिक दोष की अशुभता में कमी आ जाती है। यदि जन्म कुंडली में मंगल बृहस्पति देव के साथ हैं या बृहस्पति देव उन्हें देख रहे हैं तब भी मंगलिक दोष के अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। और ऐसे बहुत से योग हैं जिनकी अगर मैं चर्चा करने बैठूंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातें जिससे आपको समझ में आ सके और समय भी बचे, मैं अपनी पूरी बात बता भी दूं और आपका भी समय बचा भी सकूं। ठीक है, ऐसे बहुत से योग हैं जिन मंगलिक दोष के अलावा भी जिन पे और भी विचार आवश्यक होता है। और जिन जातकों की कुंडली में मान लीजिए मंगलिक दोष का प्रभाव या शुभता कम हो जाती है, ऐसे जात या मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है, ऐसे जातकों का विवाह मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों तरह के जातकों से हो सकता है। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मंगलिक दोष जिन जातकों की कुंडली में बनता है, यानी जो जातक मंगलिक हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या में या अपनी दैनिक पूजा में थोड़ा सा पूजा पाठ और थोड़े से उपाय जरूर अपनाने चाहिए, जिससे मंगल दोष के अशुभ प्रभाव थोड़े शांत रह सकें। अब बात करते हैं आगे। कुछ लोग कुंडली मिलान में केवल गुण मिलान को ही बहुत अधिक महत्व देते हैं कि जी 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए पर और बस। लेकिन नहीं, कुंडली में गुण मिलान के अलावा बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर विचार करना बहुत आवश्यक होता है, वरना वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। यानी कुंडली में मंगलिक दोष के अलावा भी और बहुत से या गुण मिलान के अलावा भी बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिन पर विचार करना अति आवश्यक है। मैंने स्वयं कई ऐसी पत्रियाँ देखी हैं जिनमें 25 से ऊपर गुण मिले हैं और वर वधू की कुंडली में मंगल दोष भी नहीं है, यानी वो मांगलिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वैवाहिक जीवन अशांत रहा है। अतः वर वधू की कुंडलियों में पूर्ण मिलान के अलावा दोनों कुंडलियों का अलग अलग सूक्ष्म रूप से निरीक्षण भी अति आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब एक उपाय आपके घर में सुख शांति के लिए। आप रोज रात्रि में सोते समय अपने शयन कक्ष में थोड़ा सा देसी कपूर पीतल या मिट्टी के बर्तन में ज़रूर जलाएं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और रोगों का नाश होता है। यदि आप रोज़ नहीं जला पाएँ तो कम से कम शुक्रवार को अवश्य जलाएं। अब एक वास्तु टिप। जिन घरों के मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होते हैं या दक्षिण दिशा में खुलते हैं, जिन घरों के मेन गेट साउथ दिशा में होते हैं, वास्तु की दृष्टि से वो थोड़े से अशुभ माना जाते हैं, या कह सकते हैं कि उनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। यदि आपका घर या आपके घर का द्वार दक्षिण दिशा में है तो आपने घर की चौखट, पूरी चौखट में तांबा, चांदी और पीतल मिश्रित पतरा दबवाएं, या तांबा, चांदी, पीतल इनका तार, 2 सूत का तार बल देके पूरी चौखट में गड़वाएं और चौखट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगवाएं। ऐसा करने से दक्षिण दिशा के जो नकारात्मक ऊर्जा बनती है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, उसका असर नहीं हो पाता। जय शिव शंभू। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे ज्योतिष चर्चा में ज्योतिष के अगले विषयों की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। भगवान शिव आपके तथा आपके परिवार की रक्षा करें। जय शिव शंभु।